Okay, hello, welcome to End of Boredom, and now we are going to discuss about the second match जो हुआ एमआई और केकेआर के बीच. एक्सपेक्टेड लाइंस पे था रिजल्ट, बट अगेन अनदर हाई स्कोरिंग मैच. 19वें ओवर तक गया चेस, बट उससे बहुत पहले ही लगा कि खत्म हो गया है मैच. पहले हम लोग आएंगे हमारे प्लेइंग 12 कंपैरिजन में, हम लोग जो हमारा फॉर्मेट है. पहले हम बात करते हैं प्लेइंग 12 और जो अ, मतलब खिलाया गया और जो हमारा प्रेडिक्शन था. तो प्रणव, पहली बात तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो बोला था कि रायन रिकल्टन को खिलाएंगे क्विंटन डिकॉक की जगह, वो सही हुआ. बिकॉज रायन रिकल्टन हैज बीन इन अमेजिंग फॉर्म और उन्होंने वही कंटिन्यू किया. तो रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, नमनदीर थे, मतलब मोर और लेस ऑन द सेम लाइंस. अल्लाह गजनफर को खिलाया गया, मयंक मार्कंडे को भी खिलाया गया, बट मिचेल सैंटनर और विल जैक्स की अवेलेबिलिटी के वजह से वो दोनों नहीं खेले. और अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे दोनों प्लेइंग 12 का हिस्सा थे. बाद में सूर्य कुमार यादव को एज इम्पैक्ट रखा गया. इंटरेस्टिंग था वो. कैसे देख रहे हो इसको, प्रणव? पहले मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 12 के बारे में बात करते हैं. कैसे देख रहे हो इसको कि सूर्य कुमार यादव को इम्पैक्ट पे रखा गया? मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द टू कैप्टन शुड बी इन इम्पैक्ट. पिछले साल हमने देखा रोहित शर्मा पूरे टाइम इम्पैक्टेड रहे. इस बार सूर्य कुमार यादव इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे थे. तो वांट टू नो योर फर्स्ट रिएक्शंस. आई थिंक ये कोई सुपरस्टिशन हो सकता है मुंबई इंडियंस का कि जो भी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो मतलब इम्पैक्ट सब के तौर पे आएगा। तो ये तो मजाक की बात है, बट सीरियसली अगर देखें तो रोहित शर्मा लास्ट ईयर इम्पैक्ट सब इसलिए आते थे क्योंकि थोड़े से अनफिट थे और उनकी मतलब फील्डिंग में ऐसा लगता था कि उनकी जगह कोई और एक अच्छा फील्डर टीम में लाया जा सकता है। बट अब इस सीजन उन्होंने अपनी फिटनेस पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी किलोज लूज किए उन्होंने, काफ़ी फिट लग रहे हैं और इसलिए उनको फील्ड में इंक्लूड किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट है कि सूर्य कुमार यादव को एज एन इम्पैक्ट सब रखा गया, क्योंकि मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा को फील्ड में रखने का फ़ायदा यह है कि कैप्टन की थोड़ी सी मदद हो जाती है फील्डिंग के लिए, वो थोड़े से इनपुट्स दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और वही सेम चीज़ सूर्य कुमार यादव के लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी अगर फील्ड पर रहेंगे तो वो भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो लेकिन कोई और मेरे को इनमें दिख नहीं रहा इनके लाइनअप में जो कि ऐसा कोई फील्डर है जो इनको हाइड करना पड़ेगा, जिसको ये एज एन इम्पैक्ट सब रख सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, मेरे को लगता है कि इस मैच के लिए अगर सूर्य कुमार यादव इम्पैक्ट सब थे तो शायद रोटेट करके नेक्स्ट मैच में रोहित शर्मा को रखेंगे। शायद ऐसा कुछ सेटअप रहेगा, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी लाइनअप में हाँ, जैसा हमने कहा कि अगर आइडियली विल जैक्स और सैंटनर अवेलेबल होते तो वो खेलते हुए दिखते हमें, बट सिंस वो अवेलेबल नहीं थे तो उनकी जगह पे अल्लाह गजनफर और मयंक मार्कंडे खेलते हुए दिखे। और प्लस एक और जो चेंज दिखा जो कि मुंबई इंडियंस के लिए मैन ऑफ द मैच भी बने, दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर जो ट्रेड होके आए मुंबई इंडियंस में इस बिल्कुल सीजन, बिल्कुल, वो खेलते हुए दिखे मैंने वो हमें। मिस किया. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड लॉर्ड ठाकुर ने आते ही अपना इम्पैक्ट दिखा दिया मैच के ऊपर. बट एक और चीज मैं वो सूर्य कुमार वाले और इसमें बताना चाहूंगा. सूर्य कुमार यादव इज अ बेटर फील्डर देन रोहित शर्मा. तो फील्डिंग इज डेफिनेटली नॉट द रीजन. कुड बी कि उनको कुछ इंजरी नर्स कर रहे हो. ये हो सकता है जिस वजह से उनको इम्पैक्ट किया गया. और ये भी था कि मे बी नमनदीर हो सकते थे अगर सूर्य कुमार यादव नहीं हो. नमनदीर बस आते बैटिंग के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ. खैर जो भी हो, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट. और आते हैं अब नाइट राइडर्स के प्लेइंग 12, जो कि एग्जैक्टली वही था जो हमने कहा. बस ऑर्डर में कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे लाया गया, जो कि मैं फिर भी थोड़ा सा अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अंकित रघुवंशी नंबर 3 के ही प्लेयर लगते हैं. थोड़ा ज्यादा टाइम लेके खेलते हैं और कैमरन ग्रीन थोड़ा एक्सेलरेट ज्यादा कर सकते हैं इन माय ओपिनियन. तो ये हुआ और बिल्कुल कार्तिक त्यागी को रखा गया. हमने इम्पैक्ट में कार्तिक त्यागी और इमरान मलिक का ऑप्शन दिया था हमारे प्रेडिक्टेड 12 में. अब आ जाते हैं मैच समरी के टुवर्ड्स. क्या लगा जब स्टार्ट हुआ मैच? तब तो मुझे लगा कि काफी अच्छी बैटिंग हो रही है, बहुत बैटिंग पैराडाइज था. सेम स्ट्रिप यूज की गई थी जो हमने देखा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल में, जहां पे 250 रन स्कोर हुए थे. तो स्टार्ट बहुत ही अच्छा मिला केकेआर को. अजिंक्य रहाणे एज यूजुअल, हमने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि अजिंक्य रहाणे इज अ वेरी गुड पावर प्ले बैटर. बट अगेन वो पोस्ट पावर प्ले वोज उनके
हमें दिखे, क्योंकि आफ्टर पावर प्ले 19 गेंदों में सिर्फ 23 रन्स उन्होंने किया, और उससे पहले वो अबव 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, चौके छक्के एट विल लगा रहे थे, स्पिनर्स को भी वैसे ही मार रहे थे। उनके अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने अपना वो मैचअप की स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं उसको ट्राई किया, अल्लाह गजनफर को लेके आए थर्ड ओवर में, बट वहीं पे उन्होंने अल्लाह गजनफर को 2 छक्के लगाए और फिर मैच का मोमेंटम बिल्कुल वो कर दिया। काफी अच्छी बैटिंग डिस्प्ले रही केकेआर के भी तरफ से, मैं कहूंगा उन्होंने आके भी अपना काम किया। अगर हम लोग फुल स्कोर कार्ड की तरफ देखेंगे, मैं फुल स्कोर कार्ड के तरफ जाता हूं। इधर अगर अपन फुल स्कोर कार्ड को देखेंगे तो देखेंगे कि कैमरन ग्रीन ने भी 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, फिन एलन ने भी अपना काम किया और कुछ हद तक अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छा बल्क स्कोर दिया, और अंकुश रघुवंशी ने भी मुझे लगता है कि अच्छा बैटिंग किया, लास्ट में कवर अप किया। बट एक पॉइंट में वो 24 रन थे 19 गेंदों में, जो कि थोड़ी स्लो स्टार्टिंग थी। आई थिंक ही शुड बी एट नंबर 3, ग्रीन शुड बी एट नंबर 4, फॉर दैट रीजन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं विथ रिंकू सिंह परफॉर्मेंस एज अ फिनिशर। 157 की स्ट्राइक रेट इज वेरी लो। 4 बॉल में 4 रन रमनदीप सिंह, नॉट एक्सपेक्टेड। हालांकि ये भी बोला जा सकता है कि क्लास जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में है वो थोड़ी ज्यादा है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के वो में तो काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके तो मेजर बॉलर सारे ही इंजर्ड हैं। तो अभी तो वही है, बट इन सम केसेस मुझे लग रहा है कि द वे मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स बैटेड, दे कैन गेट सम कॉन्फिडेंस आउट ऑफ दैट फैक्ट कि भाई अच्छी बैटिंग की। लेकिन आई थिंक 20 रन्स बिलो चले गए, फिर भी 19th ओवर तक गया मैच, 19.1 ओवर में खत्म हुआ था मैच। तो मुझे लगता है कि और 10-20 रन अगर जोड़ते तो दे कुड हैव गिवन मुंबई अ रन फॉर देयर मनी। बट बॉलिंग कमजोर लगी, हालांकि उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले दोनों टीम्स की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। तो पहले आपकी ओपिनियन लेता हूं मैं, प्रणव, क्या लगा आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग के बारे में? बैटिंग में उनकी देखें तो शुरुआत अच्छी थी। जो काम फिन एलन और अजिंक्य रहाणे से एक्सपेक्ट किया था कि पावर प्ले में अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और एक अच्छा शुरुआत देंगे, वो उन्होंने बखूबी दिया। फिन एलन आउट हो गए थोड़ी से स्टार्ट देने के बाद, बट उनके बाद कैमरन ग्रीन आए और उन्होंने मोमेंटम कंटिन्यू रखा। और जो आप सही कह रहे हैं कि कैमरन ग्रीन के विकेट के बाद जब अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी की पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, उसी मोमेंट पे एक टाइम आउट लिया था मुंबई ने, और टाइम आउट के बाद हमने देखा कि मुंबई ने अपने टैक्टिक्स स्विच किए थे। टाइम आउट से पहले वो अपने स्टैंडर्ड टैक्टिक्स हार्ड लेंथ प्लस वेरिएशंस चेंज ऑफ पेस वो ट्राई कर रहे थे, बट उसमें स्ट्राइक रेट अच्छा था सारे बैट्समैन का। बट ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आते ही उन्होंने टैक्टिक स्विच किया और यॉर्कर्स और वाइड यॉर्कर्स की तरफ वो चले गए, जिसके लिए अंकुश रघुवंशी और रहाणे के पास स्टार्टिंग में इतने आंसर्स नहीं थे। बट रघुवंशी ने बाद में अच्छा कवर किया, उन्हें समझ में आ गया कि वो मुंबई इंडियंस उनके अगेंस्ट क्या लाइन एंड लेंथ डालना चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने शॉट्स एडजस्ट किए और बाद में स्ट्राइक रेट को कवर अप किया। और रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह लास्ट में जो फिनिश नहीं कर पाए, मैं उसका क्रेडिट पूरा का पूरा मुंबई को देना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दे हैड अ पुअर परफॉर्मेंस विद द बैट। रिंकू सिंह का अगर हम देखें, स्टैट्स कह रहे हैं कि 21 बॉल्स पे 33 रन है, बट हमें ये याद रखना होगा कि वो 21 बॉल्स में से उन्होंने 10 बॉल जसप्रीत बुमराह की फेस की है 18th और 20th ओवर्स में। तो जसप्रीत बुमराह, जैसे कि हमें पता है, एकदम ही क्लास बॉलर है, वर्ल्ड के एब्सोल्यूट बेस्ट हैं, और उनके अगेंस्ट रन बनाना इतना आसान नहीं है। बट दैट बीइंग सेड, अब उनको पता है कि मैच सेम जगह पे हो रहा है जहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था, और उसमें हमने देखा था कि 250 स्कोर्ड बाय इंडिया एक्सक्यूज मी, 250 स्कोर्ड बाय इंडिया वर ऑलमोस्ट चेज डाउन बाय इंग्लैंड। तो अगर मैं उस मैच को एज अ स्टैंडर्ड रखूं यहाँ पे, तो अगर 250 रन अगर हम पार मान रहे हैं, तो वो उनको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा और रिस्क वो ले सकते थे लास्ट के ओवर्स में। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर विकेट एंड गो फॉर सम रन्स इन द लास्ट 2 ओवर्स, दे कुड हैव टेकन रिस्क अ लिटिल बिट अर्लियर। एंड अगर एग्जैक्टली वो रिस्क पुल ऑफ हो जाता तो फिर उनके रन्स अच्छे बन जाते और दे वुड हैव हैड अ बेटर टोटल टू डिफेंड। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिर्फ 4 विकेट खोए उन्होंने। ऐसा अगर मुझे लगता है कि अगर 220 फॉर 7 है, तब मैं सोच सकता था। बट अभी भी मतलब अनुकूल रॉय और सुनील नारायण थे बैटिंग करने के लिए, तो आई थिंक कि उनको थोड़ा सा और रिस्क लेके खेल सकते थे। रिंकू सिंह थोड़े से ज्यादा मतलब उन्होंने देखिए, मतलब जब 12वें ओवर पे अगर मैं स्कोर देखूं, तो 12वें ओवर पे अच्छी खासी मतलब 140 के आसपास के स्कोर पे थी, मतलब केकेआर। तो अगर मैं बोलता हूं कि यार
12 मतलब आप एटलीस्ट 110 और रन ऐड करेंगे, 250 रन करेंगे, सॉरी नॉट 120, आई थिंक 120 थे 10 ओवर्स के मार्क पे, 10 ओवर मार्क पे 124 था स्कोर। कैमरन ग्रीन जस्ट आउट हो गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी एंड रिंकू सिंह ने जो किया उसके वजह से अगले 10 ओवर में सिर्फ 120 की जगह 100 रन आया, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं पे मिस हो गई मैच, और वहां पे 20 रन एक्स्ट्रा बनते थे। क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि 3 ओवर बुमराह के, उसमें 10 ओवर में से जो 3 ओवर बुमराह के हैं, वो बुमराह के ओवर्स में आप कुछ नहीं कर सकते। आप मान लेते हैं कि 3 ओवर में वहां पे आप 20 रन ही स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 रन से ज्यादा बुमराह नहीं देंगे, या 24 रन पकड़ लेता हूँ। बाकी दूसरे बॉलर से उनको एडजस्ट करना था, जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने मिस किया। शार्दुल ठाकुर से भी मिस किया। शार्दुल ठाकुर का ओवर भी शायद 8 रन के लिए गया, वहां पे भी विकेट खो बैठे वो। और साथ ही साथ फिर वो जब ट्रेंट बोल्ट आए और हार्दिक पांड्या आए, उसमें भी 10 से 12 के बीच में ही वो लोग जा सके। तो आई थिंक कि वहीं दे रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी मिस द ट्रिक टू गेट मोर आउट ऑफ द अदर बॉलर्स व्हेन दे न्यू दैट कि बुमराह को वो मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं गलती हुई उनसे, बट खैर इन पे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको पता था, पूरी जिंदगी उन्होंने इसी पिच पे खेला है। वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं एंड मुंबई को इन एंड आउट जानते हैं बिल्कुल, उस ग्राउंड को, वानखेड़े को। और उन्होंने वो जो हार्ड लेंथ्स पे स्लोअर कटर्स इनटू द सरफेस किया, उसके चलते बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग मुंबई इंडियंस की बैटिंग के ऊपर। मुंबई इंडियंस एज यूजुअल, या रोहित शर्मा मुझे बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहे हैं। गुड न्यूज फॉर द इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप 2027 इन साउथ अफ्रीका। बहुत अच्छे टच में लगे, कुछ शॉट्स इतने प्यारे थे, विंटेज रोहित शर्मा बोल सकते हैं। जो एक कवर्स के ऊपर से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को जस्ट एक, मतलब जस्ट एक जेंटल पुश की तरह था, एंड इट वाज जस्ट पोएट्री इन मोशन। उन्होंने मतलब वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्के लगाए उन्होंने, बहुत ही मजा आ गया। और देखने में उनको एक बस उन्होंने मिसक्यूड बाउंड्री लगाई, उसके बाद सारे मिडिल ऑफ द बैट से आए, बहुत ही अच्छे फॉर्म में लगे 205 के स्ट्राइक रेट से। और रायन रिकल्टन भी यार गजब के लगे, उन्होंने तो बिल्कुल नलीफाई कर दिया। जो हमारे स्पिन ट्विन है, मतलब जो कि बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी है केकेआर के बॉलिंग की। हालांकि बोल सकते हैं बहुत ही फ्लैट पिच थी, स्पिनर्स के लिए बिल्कुल कुछ भी मदद नहीं थी, बट फिर भी टू टेक डाउन somebody ऑफ द क्लास ऑफ सुनील नारायण हु हैज डन इट फॉर सो मेनी इयर्स, उनको बहुत अच्छे स्लॉग स्वीप्स लगाए। अगर मैं आपको बताऊं, मोस्टली तो वैगन व्हील जो इनका था, रायन रिकल्टन का, मैं रायन रिकल्टन की वैगन व्हील आपको दिखाता हूं। हाँ, रायन रिकल्टन की वैगन व्हील में सबसे प्रोडक्टिव शॉट स्लॉग स्वीप ही था। उन्होंने स्लॉग स्वीप कर करके पूरे स्पिनर्स की जो, मतलब उड़ा दिया, धचिया उड़ा दी सबकी। बिल्कुल बहुत ही मजा आया उनको देखते हुए, बहुत ही क्लास प्लेयर है। और अच्छा लगा उनको देख के। एंड उसके बाद जब इन दोनों की पार्टनरशिप इतनी बड़ी लग गई, तो फिर चेज बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। उसके बाद मुंबई इंडियंस काफी स्लो डाउन की, बट स्टिल दे वर एबल टू मेक इट। आप बताएं, आपको क्या लगा प्रणव? जी, मुंबई इंडियंस ने, मेरे को लग रहा है कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसके साथ में ही वो गेम अपने हाथ में ले गए थे। रोहित शर्मा जैसे ही आए और रायन निकल्टन आए, फर्स्ट 2 ओवर्स में देखा कि हमने थोड़ी सी स्विंग मिल रही थी वैभव अरोड़ा को, तो तब उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, ज़्यादा अपना विकेट थ्रो अवे नहीं किया। रन रेट के पीछे जाने के चक्कर में उन्होंने 2 ओवर निकाले, स्विंग नलीफाई की, और फिर उसके बाद जो उन्होंने मारना शुरू किया है, फिर तो वो रुके ही नहीं, चलते ही चले गए। और उनके आने के बाद भी बैट्समैन जो बाकी हम देखें, उनकी स्ट्राइक रेट कुछ इतनी खास नहीं है। तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतना बफर एक बना दिया था, इतनी तेजी से वो खेल रहे थे कि बाकी के बैट्समैन अगर अपने नॉर्मल क्रिकेट शॉट्स खेल के भी वो टोटल को चेस कर सकते थे। आई थिंक वही रीजन था कि थोड़ा सा 19th ओवर तक चला गया। वहां पे भी मुंबई ने, मेरे को लगता है, थोड़ी सी एक ट्रिक मिस कर दी, थोड़ा सा जल्दी जाके अपनी नेट रन रेट को इम्प्रूव कर सकते थे, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि लास्ट में नेट रन रेट का खेला होता ही है, स्पेशली फोर्थ फोर्थ पोजीशन के लिए। पर खैर, हमने तो प्रेडिक्ट किया कि मुंबई फर्स्ट पे लैंड करेगी, तो शायद वो भी ऐसा ही सोच रहे हो कि भाई हम तो फर्स्ट ही आने, तो हमें रन रेट की क्या चिंता है। तो इसलिए वो उन्होंने ये ध्यान दिया कि अपना पहला मैच जीतना चाहिए। और बाय द वे,
2012 के बाद पहली बार है कि मुंबई ने अपना ओपनिंग मैच जीता है आईपीएल में। यूजुअली उनको यूज टू नहीं है, तो क्या पता उनको यकीन नहीं हो रहा हो कि अच्छा हम पहला मैच जीतने वाले हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। हम्म, तो इसलिए हो सकता है लास्ट में इसीलिए थोड़ा वो सा थोड़ा स्लो गए। पैनिक मोड में चले गए और मतलब चलिए ठीक है। बहुत मतलब सही एनालिसिस था आपका प्रणव। मुझे भी बिल्कुल आपके साथ में सहमत हूँ। बॉलिंग के तरफ आ जाते हैं। पहले मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की मैं बात करना चाहूंगा। पावर प्ले में एक ही ओवर दिया ट्रेंट बोल्ट को। उसके बारे में आपको क्या मतलब लगा? क्योंकि उसके बाद हार्दिक पांड्या खुद को लेके आया। पहली ओवर अच्छी की, उसके बाद बहुत रन्स के लिए गए। दूसरे ओवर में अल्लाह गजनफर को ले गया एज अ मैचअप अगेंस्ट अजिंक्य रहाणे। बहुत रन पड़े उनको भी। और जसप्रीत बुमराह को भी 10-11 रन पड़ गए। 78 का टोटल था। और अगर बोले पावर प्ले में काफी मतलब सिमिलर रिटर्न्स थे। बस 2 रन का डिफरेंस था। 78 फॉर 1 थी आफ्टर द एंड ऑफ द पावर प्ले केकेआर, और 80 फॉर नो लॉस थे के मुंबई इंडियंस। तो उनकी बॉलिंग के टैक्टिक्स के बारे में आपको क्या लगा कि बहुत मतलब यूटिलाइजेशन किया? ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स को रोटेट कर दिया। लास्ट में मेन मास्टर स्ट्रोक था जब शार्दुल ठाकुर इंट्रोड्यूस हुए लास्ट ओवर द पावर प्ले। उन्होंने इनका विकेट ले लिया फिन एलन का। जो कि आई थिंक मतलब अगर आगे जाकर के देखे तो फिन एलन का विकेट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही वाज लुकिंग डेडली। अगर वो ज्यादा देर तक रहते, अगर 50-60 रन बनाते उसी गति से, तो शायद वो स्कोर हम लोग 240 देखते हैं, जो हम लोग बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। या आई थिंक उनका टैक्टिक्स थोड़ा सही था। उन्होंने स्टार्टिंग के, मेरे को लगता है जब ट्रेंट बोल्ट ने ओवर डाला तो उन्होंने गेज कर लिया कि स्विंग का लेवल क्या है। तो वो मे बी सेटिस्फाई नहीं होंगे अमाउंट ऑफ स्विंग जो ट्रेंट बोल्ट को मिल रहा था। तो अगर ट्रेंट बोल्ट को पावर प्ले में स्विंग नहीं मिल रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि उनको और ओवर कराने चाहिए, क्योंकि वो फिर रन्स के लिए जाएंगे। तो वहाँ मेरे हम्म, को लगता है कि टैक्टिकली उन्होंने सही किया कि ट्रेंट बोल्ट से हटके अपने बाकी बॉलर्स के पास गए। शार्दुल ठाकुर हम्म, का पता नहीं क्या है कि भाई कोई गोल्डन हार में, वैसे तो वो डेजिग्नेटेड है, ऐसा लगता नहीं कि पावर प्ले में बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो पेस नहीं है कि, और अच्छा इजी पेस है बेसिकली बैट्समैन के लिए, कि वो पीछे अपना रुक के और आराम से बॉल देख के मार सकते हैं। बट पता नहीं शार्दुल ठाकुर में कुछ स्पेशल स्पार्क है। एक गोल्डन आर्म कहते हैं उनका, कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तब वो विकेट ले लेते हैं। और कल तो फिर 3 ही ले लिए, मैन ऑफ द मैच ही बन गए। तो बॉलिंग टैक्टिक्स मेरे को लगा मुंबई की बहुत सही थे, और अच्छा हुआ कि पहले ही मैच में उन्होंने अल्लाह गजनफर को भी ट्राई कर लिया। अब उनके पास एक गेजिंग स्टैंडर्ड है कि जब वो चाहेंगे कि विल जैक्स और मिचेल सैंटनर को इंट्रोड्यूस किया जाए टीम में, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि गजनफर की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मिचेल सैंटनर कब आ सकते हैं, और किन बैट्समैन के अगेंस्ट एज अ मैचअप यूज़ किए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगा अल्लाह गजनफर जो बॉलिंग डाल रहे थे मोस्टली स्ट्रेट ऑन ही आ रही थी, उनको ज़्यादा परचेज मिल नहीं रहा था विकेट से। ज़्यादा तेज़ डालने की वो कोशिश कर रहे थे, हम्म। और काफ़ी फुलर लेंथ वो डाल रहे आई थे। थिंक दोनों स्पिनर्स मार्कंडे भी जब डाले तो पहला ओवर उनका 16 रन के लिए गया, तो 7वें ओवर में उनको शायद ट्राई किया था, उसमें 16 रन के लिए गए मयंक मार्कंडे। और शार्दुल ठाकुर का मतलब मैं बोलूं तो आप जो बोल रहे थे उससे थोड़ा डिफर करूंगा। जनरली उन्हें पावर प्ले बॉलर की तरह ही यूज किया गया, क्योंकि वो स्विंग बॉलर है प्रिडोमिनेंटली। तो स्विंग मिलती है उनको अर्ली ओवर्स में, बट वहां नहीं यूज करके उनको सिक्स्थ मतलब ओवर करवाया। आई थिंक विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ओवर इन द पावर प्ले, राइट, जो जनरली बुमराह करते हैं इंडियन टीम के लिए। लेकिन वहां पे शार्दुल ठाकुर आए और हिट द डेक, जो मतलब स्लोअर मतलब जो बॉलिंग वो काफी कारगर साबित हुई। जो मतलब एक फुलर बॉल थे, वही आई थिंक थोड़ी लकी विकेट बोल सकते हैं। फुलर बॉल थी, वो मिस हिट हो गया और वहां पे फिनेलन के की का आउट हो गए। बट बाकी दोनों विकेट्स उनको उस तरह के स्लोअर बॉल से आई पोस्ट द पावर प्ले। और उन्होंने 3 बड़े विकेट लिए, फिन एलन, अजिंक्य रहाणे और कैमरन ग्रीन की। तो तारीफ तो बहुत बनती है यार, लॉर्ड ठाकुर है, उनके बारे में अब क्या ही बोले। अब आ जाते हैं केकेआर की बॉलिंग के टुवर्ड्स। केकेआर के बॉलिंग के बारे में क्या कहोगे प्रणव? लाइक वन थिंग जस्ट आई वांटेड टू से टू यू दैट कि वैभव अरोड़ा, यार मतलब जस्ट उनके पास वही है कि स्विंग जो करा के, उनकी जो नेचुरल स्विंग है जो अंदर आती है, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बट जैसे ही वो खत्म हो जाती है, बहुत ही वन डायमेंशनल बॉलर लगते हैं, बहुत रन के लिए जाते हैं। यहाँ पे 13 रन की इकोनॉमी से गए हैं वो, और वो पिछले 2 साल से खेल रहे थे। आई थिंक उनका वो नोवेल्टी फैक्टर चला गया है, और ही डजंट हैव दैट मेनी ट्रिक्स अंडर हिज आर्मरी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या केकेआर आगे जाते हुए सौरभ दुबे को देख सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में उनको स्विंग भी मिलती थी, एंड ही हैज मोर वेरिएशंस। हालांकि नए वो रहेंगे तो उनको एक लॉन्ग रन देना पड़ेगा, बट आई थिंक एक अननोन कमोडिटी वो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा दोनों थे जब वो 2024 में टाइटल विनिंग सीजन में आए थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैभव अरोड़ा नीड्स टू वर्क ऑन हिज गेम,
or else should sit out and replaced by your सौरभ दुबे एंड कार्तिक त्यागी। मुझे पिक ऑफ द बॉलर्स लगे यहाँ पे। स्कोर कार्ड के हिसाब से तो सबसे कम रन रेट पे भी शायद वही गए हैं, आई थिंक सुनील नारायण, और वही सबसे कम है, और उसके बाद शायद कार्तिक त्यागी ही है। उन उनमें पेस है 145 की प्लस के, मतलब बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बट उनको भी लगातार देना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा टीम को। ब्लेसिंग मुजरबानी के बॉलिंग पे आपको क्या लगा, मतलब प्रणव कैसा लगा? उनकी उनकी बॉलिंग फर्स्ट आउटिंग थी, डेब्यू मैच था आईपीएल में। ब्लेसिंग मुजरबानी ने इनिशियली स्टार्ट अच्छा किया था। उन्होंने आइडिया लेके आए थे कि हार्ड लेंथ डाल के बैट्समैन को बाउंस से और अपनी हाइट के थ्रू थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे। बट उनके आगे फिर जो खड़े थे वो भी तो रोहित शर्मा थे, उनको तो पसंद है शॉर्ट बॉलिंग। तो जो बैट्समैन उनके बिल्कुल। आगे थे उनके अगेंस्ट जो हार्ड लेंथ और बाउंस का टैक्टिक है वो आई गेस इतना कारगर नहीं है। तो बट रॉन्ग। एक चीज आपने देखी होगी कि ब्लेसिंग मुजरबानी ने जब स्लोअर इनटू द पिच किया था, बिल्कुल ही बहुत ही मतलब स्लो बॉलिंग की थी, 96 98 की बॉलिंग से उन्होंने की थी, और उनको नहीं मार पा रहे थे, बट फिर उन्होंने फास्ट बॉल डाला जो सीधा छक्का बाउंड्री के पार चला गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगा ब्लेसिंग मुजरबानी थोड़े कॉन्फिडेंस इशू थे, वो बैक नहीं कर रहे थे अपने स्लोअर बॉल को उतना ज्यादा इनटू द पिच, जो कि ट्रबलसम थी, और वो ब्लूप्रिंट दे दिया था। शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग ने वो ब्लूप्रिंट दे दिया था कि इनटू द पिच स्लोअर बॉल चलेगी। बट आई थिंक ब्लेसिंग मुजरबानी ने उस पे बहुत ज्यादा बैक नहीं किया खुद को, एंड आई थिंक वो चीज थोड़ी सी चुभी। आप देखिए पूरा स्कोर कार्ड, एवरीबडी हैज गॉन ओवर टेंस, राइट? तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विद दिस काइंड ऑफ बॉलिंग इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर केकेआर। एंड अगर सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण तो फिर भी चलो एक विकेट लिया उन्होंने, समझ में नहीं आया कि भाई मतलब रिंकू सिंह की क्या मतलब प्लानिंग थी कि अनुकुल रॉय को उन्होंने एक ओवर दिया जब मैच पूरा डन एंड डस्टेड हो गया, और सुनील नारायण को एक ओवर नहीं कराया। वरुण चक्रवर्ती जो जा रहे हैं, मतलब 12 के रन रेट से उनको पड़ रही है, उनकी जगह उन्होंने अनुकुल रॉय की ओवर को उनको कंप्लीट करने के लिए नहीं किया, सुनील नारायण की बॉलिंग को कंप्लीट करने के लिए किया। तो थोड़ा सा मतलब मुझे खराब लगा। कहीं ना कहीं तो ये भी प्रॉब्लम हुआ कि अजिंक्य रहाणे तो इंजर होके चले गए बाहर, फिर जब रिंकू सिंह आए तो उनकी जो कैप्टनसी है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगी केकेआर के डगआउट को, कि फ्यूचर कैप्टन अगर ये है आपके रिंकू सिंह, तो उनकी कैप्टनसी भी बहुत ज्यादा कुछ मुझे खास लग नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे तो काफ़ी क्लूलेस लगे रिंकू सिंह कैप्टेंसी के टाइम पे। और जब हमने देखा उनको कैप्टेंसी हैंड ओवर हुई थी तो उनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे से तो कोई बात की नहीं है आपने, एकदम से ऐसे कैसे बना दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई है, ऐसी वाली उनकी शक्ल हो गई थी। और साथ में मैंने देखा था डगआउट से दो तीन प्लेयर आए थे उनको जो भी टैक्टिक्स डगआउट में से चाहिए थे वो समझाने। तो ये थोड़ी हैराने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली आपका जो वाइस कैप्टन होता है वो भी टीम मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए, वो भी बिल्कुल, टैक्टिक्स वो मीटिंग्स में। लीडरशिप ग्रुप के एक हिस्से तो रहे होंगे जरूर। तो या तो वो टीम मीटिंग में उनको बुलाया नहीं, या फिर वो हमारी तरह बैक बेंचर ध्यान दिया नहीं उन्होंने टीम मीटिंग में। और एकदम से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। पर खैर पहला मैच था उनके लिए भी सरप्राइज था, एकदम से रहाणे इंजर्ड हो गए। रहाणे का मेरे को आज से पहले कभी याद नहीं है कि फील्ड से कभी इंजर्ड होके गए हो। इंडिया के लिए इतना लंबा करियर रहा है, काफी फ्रेंचाइजीज के लिए खेले। बिल्कुल, बहुत ही मतलब फिट प्लेयर हैं। क्रैम्प्स उनको आ गई मतलब अचानक से इतनी ज्यादा कि उनको एक्चुअली मतलब ही हैड टू बी कैरिड फ्रॉम द फील्ड, मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मुझे लग रहा है कि होपफुली सीरियस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आधा केकेआर का स्क्वाड तो हॉस्पिटल में ही है। अ, तो एक और मतलब आदमी जुड़ जाएगा तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर केकेआर टू प्ले द 14 गेम्स। हालांकि मैं ये देखना चाहूंगा केकेआर से अब आगे की, दे आर हैविंग द गट्स टू ट्राई समथिंग न्यू। अगर वैभव वडोरा नहीं चल रहे, जो पिछले साल भी इनके साथ यही हाल था कि यार बहुत ही ज्यादा मतलब रन्स लीक कर रहे थे वैभव वडोरा, बट दे स्टक विथ हिम। आई थिंक इट्स टाइम दैट दे ट्राई टू लुक सम एल्सवेयर। मे बी कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मैच का ब्रेक लेने से भी मतलब आदमी थोड़ा ज्यादा प्लान करके और रिजुविनेट होके आता है। ये हमने संजू सैमसन के लिए देखा। तो क्या वैभव वडोदरा के साथ ये कर सकते हैं? क्या लगता है? वैभव अरोड़ा को आई थिंक इनको अगर यूटिलाइज करना है तो वही है, फर्स्ट 2 ओवर्स में जो इनकी स्विंग मिलती है बेसिकली कोटा ऑफ 4 ओवर्स उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड रोल 2 ओवर्स बॉलर एज एन इम्पैक्ट सब उनको यूज करना चाहिए। बट प्रॉब्लम केकेआर के पास क्या है कि उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ उतनी है नहीं। उनको अगर वैभव अरोड़ा को 2 ओवर डलवाने हैं तो वो बाकी जगह किससे कवर कराएंगे? अनुकुल रॉय एक ऑप्शन है उनके पास,
बट किसी दिन अगर किसी और बॉलर को रन पड़ रहे हों और उनके ओवर्स कंप्लीट कराने हो तो उस केस में क्या करेंगे? तो वो एक डिलेमा है केकेआर के पास। उनके पास एक डर्थ ऑफ रिसोर्सेज है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है अनफॉर्चुनेटली, जिसके चलते मेरे को लगता है कि वैभव अरोड़ा को एज अ सीनियर प्लेयर मान के क्योंकि इंडियन बॉलिंग में और कोई सीनियर प्लेयर है नहीं फास्ट बॉलिंग में, आप देखें तो कार्तिक त्यागी भी यंग बॉलर हैं। अ, काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज में इधर उधर ट्रैवल किए हैं और अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल किए हैं अभी तक। बट इस मैच में काफ़ी अच्छी स्पार्क दिखाई थी उन्होंने। मेरे को तो लगता है उनको पावर प्ले में भी ओवर कराने चाहिए थे, अगर, क्योंकि उनमें स्विंगिंग एबिलिटी है, जितना मुझे याद है पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे वो, और दोनों तरफ बॉल स्विंग कराते हैं विद पेस। और हमने देखा था उनकी पेस भी काफ़ी अच्छी थी, 140 प्लस वो कंसिस्टेंटली डाल पा रहे थे। तो उनमें एबिलिटी है। मेरे को लगता है कार्तिक त्यागी पे थोड़ा और ट्रस्ट करना चाहिए, उनको पावर प्ले में थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और मिडल ओवर्स के लिए अगर कोई वैभव अरोड़ा के लिए रिप्लेसमेंट ला पाए तो वो लानी चाहिए। और अगर कहीं से वो मैजिकली कैमरन ग्रीन को बोल दे कि भैया बात कर लो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल थोड़ी सी यार, बॉलिंग करा मैं लो, तो फिर वो हो क्रिकेट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मतलब हाव भाव से तो यार मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लास्ट में जब आप मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा गया, पूछा गया मतलब अजिंक्य रहाणे को, तो अजिंक्य रहाणे को पूछा गया कि व्हाई डिड कैमरन ग्रीन नॉट बोल, तो उन्होंने तो सीधा कटाक्ष कर दिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यही बोल दिया सीधा कि यू शुड आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अबाउट दैट। अब यही है, तो देखते बाकी हैं। बॉलर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं उनका क्या क्या 36 का आंकड़ा आ गया है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, कूपर कॉनली जो है, कूपर कॉनली कोई फास्ट बॉलर नहीं है। मेरे को लगता है उनको भी बॉलिंग से मना किया हुआ है, ऐसा कुछ मुझे न्यूज़ में आया है कि उनको भी कुछ बैक इश्यूज जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ESPN क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया है, तो क्रेडिबल सोर्स है। और ये एक्चुअली फैक्ट है। दे आर नॉट, दे डोंट वांट इवन कूपर कोनली टू बोल during the first few matches of the tournament. I don't know what kind of workload management ये लोग कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। I don't understand, I don't get it. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि ऐसे केस में यू नीड समबडी लाइक अ कैमरन ग्रीन जो कुछ कर सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कैमरन ग्रीन की बॉलिंग बहुत ज्यादा कारगर साबित होती इस पिच पे। हालांकि मुझे लग रहा है कि समवन लाइक सौरभ दुबे शुड बी ट्राइड इन प्लेस ऑफ वैभव वडोदरा। बाकी तो यार मतलब एमआई तो इट्स लुकिंग अ वेरी स्कैरी टीम विदाउट मिच सैंटनर एंड विदाउट विल जैक्स। अगर वो इतने मतलब अच्छे लग रहे हैं, तो आप सोचिए कि व्हेन दे कम बैक इनटू दिस टीम, तो ये टीम कैसी होगी। तो बहुत ही ज्यादा मुझे सही टीम लग रही है एमआई। तो आई थिंक हमारी जो प्रेडिक्शन है वो सच साबित हो सकती है इस टाइम अराउंड 6 ट्रॉफी लोडिंग, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि विल जैक्स और मिचेल सैंटनर जब वापस आ जाएंगे तो टीम शीट देख के आधी टीम तो वैसे ही ढेर हो जाएंगी कि हमें तो खेलना ही नहीं भाई, इस टीम के अगेंस्ट हम क्या ही खेलें। आप देखिए ना, हाँ हाँ, ऊपर से नीचे तक सारे टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स, मल्टीपल आईसीसी ट्रॉफी विनर्स, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है इवन वो भी अब टॉप परफॉर्मर्स है लास्ट सीजन के। कहीं भी कोई भी बिल्कुल गैप्स नहीं है। और आज हमने देखा जो बैकअप्स आए, शार्दुल ठाकुर सपोजिटली एक बैकअप होंगे अगर फुल स्ट्रेंथ 11 वो खिलाते हैं, दीपक चहर को लेते हैं, तो शार्दुल ठाकुर एक तरह से एक बैकअप है। और बाकी जो बैकअप्स आ रहे हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर मतलब जब मेन प्लेयर्स आएंगे तो टीम का क्या ही होगा, क्या ही जाने हम। बिल्कुल। तो इसी के साथ रैप अप करते हैं इस रिव्यू को। तो हमने सारी बातें कर ली, सारे सेगमेंट्स हमारे कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ याद रखिएगा कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।